हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के अंदर पहला अध्याय जो अपना है मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अपना चट्टानों का जो अपक्षय टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि चट्टानों का टूटना किस तरीके से होता है, किन किन विधियों के माध्यम से चट्टानें टूटती हैं और मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार का होता है। पहला भौतिक क्रियाविधियों के द्वारा होता है। भौतिक की अगर बात करें, जैसे तेज़ हवा चलने से चट्टानों का ऊपरी जो हिस्से होते हैं वो टूट जाते हैं। तेज़ बारिश होने से, तेज़ बरसात होने से भी ऐसा हो जाता है। या फिर बिजली कड़कने से भी कई बार चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और उसके बाद वर्षा के माध्यम से चट्टानें टूट जाती हैं। हिमजल यानी कि जहाँ पे खोखली चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में बर्फ़ जमा हो जाती है। पहले वर्षा का जल भरता है, बाद में ठंडक पाकर वो बर्फ़ बन जाती है। तो चट्टानें, बर्फ़ क्या है, ज़्यादा स्थान घेरती है तो चट्टानें टूट जाती हैं। दूसरा कारण आता है अपना रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय के अंदर कुछ खनिज ऐसे होते हैं चट्टानों के अंदर जो जल के साथ अभिक्रिया करके घुल जाते हैं। जल के अंदर जल के साथ अभिक्रिया करके अलग हो जाते हैं, अपना एक अलग यौगिक बना लेते हैं जो बाद में उनकी ऑक्साइड बन जाते हैं या वो घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं, जिससे चट्टानें खोखली हो जाती हैं। इसी प्रकार से जल का संयोजन होने से भी हो जाता है। ऑक्सीकरण के जुड़ने या ऑक्सीजन के हटने से भी ये अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे चट्टानें खोखली हो जाती हैं। इसके बाद आता है जैविक अपक्षय है। तो जैविक अपक्षय से मनुष्य के द्वारा कोई वहाँ से सड़क निकालनी है या वहाँ पे कारखाने लगाने हैं, अगर बीच में कोई चट्टानें आ रही तो उसको तोड़ दिया जाता है। या जो खोखली चट्टानें होती हैं, दुर्बल चट्टानें होती हैं, उनके अंदर पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं, जिससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और बाद में वो टूट जाती हैं। तो ये इसके तीनों कारण है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो सबसे पहले भौतिक या यांत्रिक अपक्षय की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। यह प्रक्रिया निम्न भौतिक कारकों से होती है। पहला तापक्रम है। अगर अपने तापक्रम की बात करें तो कई बार ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो पदार्थ, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें पिघलनी स्टार्ट हो। चट्टानें तो क्या पिघलनी, चट्टानों के अंदर जो तत्व होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो गर्मी पाकर पिघलना स्टार्ट हो जाए। जैसे लोहा पिघलना स्टार्ट हो जाता है, चांदी पिघलना स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा ताप बढ़ाने पर। और उसके बाद यदि जैसे ही वो ताप कम होता है तो वापस वो कठोर अवस्था के अंदर आ जाते, सिकुड़ने लग जाते। तो इस तरीके से पिघलना और सिकुड़ने से क्या होता है कि चट्टानें खोखली हो जाती हैं और उसके बाद वो टूटने लगती हैं। तो यहाँ पे है तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लगती है एवं तापक्रम कम होने पर सिकुड़ती है। इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने एवं घटने से चट्टानों का प्रसार होता है, यानी कि ताप बढ़ेगा चट्टानों का प्रसार होता है और ताप कम होगा तो बाद में संकुचन से कमज़ोर होकर खंडित हो जाती है, तब बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है। इसके अतिरिक्त चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की ताप के साथ फैलने एवं सिकुड़ने की दरें भिन्न भिन्न होती हैं। उसके अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं तो कुछ तो ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो कम ताप से ही पिघल जाते हैं और कुछ ऐसे हो जो अधिक ताप पर पिघलते हैं। तो इसके कारण जो कम ताप पर पिघल जाते हैं वो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, पिघल जाते हैं और चट्टानें क्या हो जाती है, खोखली हो जाती हैं। खनिजों की इस प्रवृत्ति के कारण वे टूटकर अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें जल की, कि जल के भौतिक कार्य किस तरीके चट्टानों को तोड़ता है, तो वेग से प्रवाही, जैसे तेज स्पीड से कोई जल प्रवाहित होता है तो उसके कारण उसके प्रवाह की दिशा में जो भी आता है वो टूट जाता है, ये अपने को पता है।
तो वेग से प्रवाहित वर्षा जल के कारण चट्टानों का कुछ अंश टूटकर अलग हो जाता है। वर्षा जल जब इन टूटे फूटे टुकड़ों को लेकर बहता है तो टुकड़ों के आपसी टकराव एवं घर्षण के कारण वे छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाते हैं। इसके बाद आगे अगर अपने देखें तो बर्फ़ है, तो चट्टानों की दरारें जब दरारें होती हैं उनमें वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है और ठंडक के कारण बर्फ़ के रूप में जम जाता है, जमा हो जाता है और उसका आयतन जो है वो 9% बढ़ जाता है जल के मुकाबले। अब आयतन बढ़ने के कारण क्या होगा कि उसको स्थान ज़्यादा घेरेगी बर्फ़ और चट्टानें क्या होंगी, चट्टानें टूटने लग जाती हैं। तो इस तरीके से बर्फ़ है, बर्फ़ इसके अंदर सॉरी चट्टानें हैं, चट्टानों के अंदर बर्फ़ भरेगी तो चट्टानें टूट जाती हैं। इसके बाद है हिमजल। हिमजल अपने साथ चट्टानों के टुकड़े लेकर बहते हैं जिससे ये दाब एवं रगड़ से छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हिमजल जो होते हैं, जो बर्फ़ जैसे अपने बड़े बड़े पठारों पे अपने फिल्मों में देखी होगी, बर्फ़ जो होती है तो उस तरीके से उसके साथ ही जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के वो भी साथ में ही वो बह जाते हैं और रगड़ पाकर वो टूट जाते हैं। इसके बाद है हवा। तेज़ हवा आती है तो उससे भी जो चट्टानों के जो ऊपरी भाग होता है वो टूट जाता है, ठीक है, और चट्टानों की ऊपरी परत का कुछ अंश टूट जाता है। उसके बाद आकाशीय बिजली का कड़कना है। वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने के फलस्वरूप चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और बाद में टूटकर विखंडित हो जाती हैं। इसके बाद अपना है रासायनिक अपक्षय। चट्टानों और जो खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों की बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। जो भौतिक अपक्षय अपने देखा, भौतिक अपक्षय के अंदर खनिज पदार्थ की जो खनिज पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं, जो उनका जो रासायनिक संगठन होता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन रासायनिक अपक्षय के अंदर जो मूल पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, जो मूल पदार्थ वो जब किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसके रासायनिक संगठन के अंदर उसके केमिकल के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे चट्टानों में खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की जो प्रक्रिया है उसको रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। कोई भी खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो अपना जो उसका मूल पदार्थ है उसमें चेंजेस जरूर होंगे और नए पदार्थ का निर्माण होगा। इसी को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। रासायनिक अपक्षय में जल की उपस्थिति कारण होने की यह प्रक्रिया तेज होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। अब मरु प्रदेश है तो वहाँ पे जल की कमी होती है, तो वहाँ पे जो रासायनिक अपक्षय है चट्टानों का वो धीमी गति से होता है। लेकिन जो बरसात वाले क्षेत्र है वहाँ पे जल की अधिकता होती है। जल की अधिकता होगी तो खनिज पदार्थ वो जल्दी से अभिक्रिया करके नए पदार्थ बना लेते हैं, जिससे चट्टानों का अपक्षय भी तेज गति से होता है। पहला आता है अपना जल अपघटन। अपघटन है यानी कि जल का अपघटन। जल का अपघटन मतलब ये है कि जैसे जल अपने पता है कि H2 होता है, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो इसका जो धनात्मक खनिज पदार्थ का जो भी धनात्मक आयन होगा वो धनात्मक आयन जो H है इस धनात्मक आयन से स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है और नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। यानी कि जल का यहाँ पे क्या, जल यहाँ पे टूटता है। चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धनायनों के साथ स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, जल का हाइड्रोजन आयन जो है वो खनिजों का जो धनायन होता है, खनिजों का जो धनायन है और जो जल का हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, जल अपघटन बोलते हैं। इससे नया पदार्थ बनता है और चट्टानें क्या हो जाती है, वहाँ से खोखली हो जाती हैं। में जल अणु हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोक्सिलिक अणु में टूट जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें क्या हो जाती हैं, निर्बल होकर टूटने लगती हैं। जल के अणु चट्टानों में खनिज पदार्थों के साथ मिलकर नए यौगिकों का निर्माण करती है। यहाँ पे अपने अगर अपन उदाहरण देखें, आर्थोक्लेज का उदाहरण है।
आर्थो क्ले जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जल का जो H+ आयन है वो इसके जो कैल्शियम आयन है इसको पोटेशियम है, पोटेशियम को यहाँ से स्थानांतरित कर देता है। तो यहाँ पे अपन देखें अम्लीय सिलिकेट बन जाता है और इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो यहाँ से जो चट्टान थी, चट्टान में से ये पोटेशियम निकल चुका है, बाहर निकल गया, तो चट्टानें क्या होगी, दुर्बल हो जाती हैं, निर्बल हो जाती है, जिसके बाद ये टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है वो जल योजन है। जल योजन का मतलब अभी जो अपने ऊपर जल अपघटन देखा उसमें तो जो H2O था अपना, यानी कि H जो आयन था वो H आयन किसी दूसरे धनायन के साथ स्थानांतरित हो रहा था, तो किसी दूसरे धनायन के साथ स्थानांतरित हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन जल योजन के अंदर क्या होगा, जल योजन का अर्थ खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग होता है, यानी कि जो भी खनिज पदार्थ है उनके साथ H2O का संयोग होना, जुड़ना। चट्टानों में पाए जाने वाले मृदा निर्माणक खनिजों में जल नहीं होता, अतः नमी के वातावरण में जल योजन होने लगता है। यह क्रिया नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की तुलना में अधिक होती है। इसके फेल्सपार, पाइरोक्सिन, एम्बीबॉल्स आदि खनिजों में यह अभिक्रिया आसानी से होती है। अगर अपने बात करें लाल हेमेटाइट की, अब लाल हेमेटाइट जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके पीला लाइमोनाइट का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद ये कैल्शियम सल्फेट है, ये भी जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर लेता है और चट्टानें हैं वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है, उनका अपक्षय होने लग जाता है। इसके बाद विलयन है। जल एक अच्छा विलायक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बनिक अकार्बनिक अम्ल लवणों के संयोग से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन जल में घुलकर मूल जो खनिज पदार्थ हैं उनसे मूल खनिजों से अलग हो जाते हैं। विलयन द्वारा अपक्षय यद्यपि बहुत कम होता है परंतु अपक्षयित पदार्थ को मूल स्थान से हटा देता है। NaCl H के साथ करेगा तो ये Na क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीकरण की बात करें तो विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या मैग्नीशियम के साथ, सल्फाइड के साथ, तो ऑक्सीकरण की नमी के उपस्थिति में अधिक होती है। जैसे यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और अगर इसी के विपरीत अगर अपने अपचयन की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, वहाँ पे अपने को ये उदाहरण लेना है कि फेरिक ऑक्साइड है, इसमें से अपने ऑक्सीजन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, फेरस ऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का संयोग होना, और इसका एक उदाहरण अपने को याद रखना है। और इसके बाद अगला अपना आता है इसमें अपचयन आता है। अपचयन के अंदर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। पानी की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके कारण अपचयन की क्रिया होने लगती है। तो यहाँ से वही उदाहरण आ जाएगा सेम। उसके बाद है कार्बोनीकरण है। तो यहाँ पे अपने को देखना है कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्षारों के साथ जुड़ना कार्बनीकरण कहलाता है। मृदा में जीवाश्म पदार्थ के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये यहाँ से अपने को थोड़ा सा मोस्ट है, इसको ध्यान में रखना है कि जो जीवाश्म पदार्थ, जो अपना दूसरा चैप्टर है उसके अंदर है जीवाश्म पदार्थ, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनका जब अपघटन होता है वो मृदा के अंदर विघटित होती हैं, टूटती हैं, मृदा के अंदर मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ संयोग करके, जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। इस प्रक्रिया के कारण कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट बनते हैं। अगर इसके उदाहरण के समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इसके बाद आता है चट्टानों के टूटने का तीसरा प्रकार आता है जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय के अंदर मनुष्य एवं जानवर के द्वारा है, ठीक है। मनुष्य और जानवर देखेंगे, मनुष्य है वो बांध बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए चट्टानों को चूर्ण चूर्ण कर देता है। अगर जानवरों की बात करें तो जानवर चट्टानों के अंदर अपने निवास स्थान बनाने के लिए उसको खुरोदते रहते हैं, उसमें खोखली कर देते हैं चट्टानों को, जिससे वो विखंडित हो जाती हैं, खोखली हो जाती है और वो टूट जाती है। इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो इसमें रहते हैं, इसमें निवास करते हैं और जैसे ये चट्टानें क्या होती हैं, खोखली हो जाती हैं।
इसके बाद पौधों का प्रभाव है, अगर अपने कोई पौधा लगाए उसकी जड़ें भी चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे चट्टानें विखंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इसके बाद अगर अपनी बात करें, ये चट्टानों के आप जड़ों के माध्यम से देख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बांधों के अंदर पेड़ उगाते हैं, नहरों के अंदर, तालाबों के अंदर, तो वहाँ से वो उनकी दीवारें टूट जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से चट्टानें भी, इनके अंदर दरारें, चट्टानों में भी दरारें आ जाती हैं। सूक्ष्म जीवाणु हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी चट्टानों के अंदर अपना निवास स्थान रहते हैं वहाँ पे, तो उससे भी वो क्या, चट्टानें टूटना दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं और उससे वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगर अपने देखें अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये इसके जलवायु भी एक कारक है जो इसकी चट्टानों के टूटने या उसको नहीं टूटने की क्रिया को प्रभावित करते हैं, उसकी दर को प्रभावित करते हैं। तो ये इसके कारक हो जाएंगे। जलवायु भी एक कारक, यानी कि जल भी इसको प्रभावित करता है, वायु भी चट्टानों को टूटने को प्रभावित करती है। अभी अपने देखा रासायनिक प्रक्रम के अंदर आपने देखा चट्टानें कैसे टूटती हैं, तो वहाँ पे आपने देखा कि जल से अभिक्रिया जब चट्टानें करती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते तो भी चट्टानें टूटती हैं, तो उनकी दर को प्रभावित करता है जलवायु, ये जो कारक है। इसके बाद अगर अपने बात करें, दूसरा जो कारण है प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक गुण है। तो खनिज का आकार, कई कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, ठीक है, वो आसानी से टूटते नहीं है, विखंडित नहीं होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, तो इस तरीके से ये प्रभावित होती हैं। महीन आकार के खनिजों का अपक्षय मोटे खनिजों की अपेक्षा अधिक होता है। एक कठोर खनिज जैसे क्वार्टाइज का भौतिक अपक्षय मंद गति से होता है, फलस्वरूप रासायनिक अपक्षय भी कम क्षेत्रफल के कारण धीरे धीरे होता है। इसके बाद रासायनिक एवं संरचनात्मक गुण है। एक खनिज के अपक्षय की दर उनके आकार, रासायनिक एवं क्रिस्टल लाभ गुणों पर निर्भर करता है। कठोर क्रिस्टल लाभ धीरे धीरे अपक्षयित हो जाते हैं। इसके आगे अपना है मृदा का निर्माण, की मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये मृदा का जो निर्माण है ये अपने करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आगे शेयर भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने ये मृदा की जो निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।